न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगानी। हम लगातार सहारा के मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं और उससे जुड़ी डेली अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। तो आज और नई जानकारी देने के लिए इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिदेव शुक्ला, जो कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभय आपका। बहुत बहुत आभार। जी, अभी मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि 17 और 18 को अयोध्या में आपकी ओर से एक मीटिंग की गई थी, हाई लेवल मीटिंग की गई थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि उस मीटिंग में आपकी ओर से क्या-क्या निर्णय लिए गए हैं? देखिए, देश के 16 राज्यों के लोग और राष्ट्रीय कमेटी के लोग अयोध्या में एक पहले से आप सबको मालूम है कि एक बैठक हम लोगों की रणनीति के तहत तय थी। वो गोपनीय मीटिंग इस नाते रखी गई है थी कि हम और हमारे लोग उसको सुचारू रूप से जो एजेंडा तैयार कर रहे थे, उसमें कोई विघ्न बाधा ना पैदा होने पाए। और जिस उद्देश्य के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा मकसद सिर्फ भुगतान है और उस भुगतान के लिए हम सब लोगों को एक होना और फिजिकल रूप से बैठना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम लड़ाई के उस दौर में पहुंच चुके हैं जब हम लोगों को सीधे अ, अब अपने पैसे के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी बनानी है। तो उसको हम लोगों ने भगवान राम के जन्म स्थल को चुना। भगवान राम का जन्म स्थान इस नाते चुना गया था कि सत्य और असत्य पे लड़ाई के प्रतीक और घोतक हैं भगवान राम। जब रावण जैसे अहंकारी का वध करना हुआ, तो भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमिका निभाते हुए देश को सत्य की राह पे चलने का आदर्श प्रस्तुत किया था। तो हम लोगों ने वो जगह चुना इस नाते कि हम उसको आत्मसात करते हुए इस आंदोलन को बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। जिस तरह वनवासी राम के पास कुछ नहीं था और कोल बील वानर छोटे छोटे पशु पक्षी उनकी मदद करते हुए अहंकारी रावण का वध किए थे, इसी तरह आज वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि सुब्रत राय और सहारा प्रबंधन तंत्र के पास सब कुछ है। जी। सब कुछ है। सरकारें तो को जेब में रखने का मादा रखता है सुब्रत राय, और यहाँ तक कि प्रशासनिक अमलों को लेके जुडिशरी के लोगों को भी प्रभावित किया है, दिग्भ्रमित किया है। तो उससे लड़ना तो इतना आसान नहीं है। लेकिन कहते हैं कि अगर हिम्मते मर्दा मददे खुदा, अगर आपके अंदर अपने लोगों के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने का इच्छा और मादा हो, तो देश में इतिहास गवाह है कि जब जब देश में क्रांतिवीर साथियों ने अपनी बागडोर अपने हाथ में संभाली है, परिवर्तन हुए हैं और उनको उनका हक मिला है। तो इस नाते हम सब लोग वहां बैठे हैं और गहन चिंतन मंथन किया गया। 2 दिन लगातार बैठक चली हम लोगों की। जी। पहले दिन सुबह 9 बजे से शुरू हुई और रात को 10 बजे तक हम लोग लगातार मंथन करते रहे कि किस विषय पे, किस बिंदुवार जो हम लोगों ने इतनी मेहनत किया है, उसका परिणाम क्या हुआ है और आने वाले दिन में हम परिणाम क्या लेना है। इस पे हम लोगों ने पहले दिन बैठक करी और पूरी रात हम लोगों ने इस बात पे रखी। बहुत सारी बातें, सुझाव 16 प्रदेशों के लोगों का था, जो हमारे प्रदेश कमेटियों के जो शीर्ष लोग आए हुए थे, उन लोगों से हम लोगों ने राय लिया, उनका भौगोलिक कल्चर जाना, उनके पृष्ठभूमि जानी, वहाँ की स्थिति जानी। और उसके बाद दूसरे दिन हम लोगों ने 5 बजे तक 4 बजे तक जो बैठक में रणनीति तय होके आई, उस रणनीति के साथ हम लोगों ने देश में अंतिम ये फैसले के रूप में आया कि सारे सार जो नजर आ रहे थे, वो भारत की सरकार नजर आ रहे हैं। वो भारत की सरकार जो वर्तमान में मोदी की सरकार है, केंद्र में शासन सत्ता में बैठे अमित शाह जैसे चाणक्य हैं, उस केंद्र की सत्ता में बैठे उनके सांसद और विधायक हैं, सॉरी सांसद और उनके मंत्री हैं। उन राज्य की सरकारों में जहां की राज्य सरकारें उदासीन रवैया रखे सहारा सुब्रत गठजोड़ बनाई है, ये कारक बनाए और कुल मिलाजुला के राजनीति का एक बड़ा स्वरूप है, वो अपनी गठरी बांध के बैठा है। सुब्रत राय जो हमारा पैसा लेके बैठा है, उसपे वो कुंडली मार दिया है। तो चलिए अभय जी, लोकतंत्र में सबसे बड़ी अभी अपने अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अभी हमने बात की अयोध्या मीटिंग की, लेकिन अगर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि कार्यालय पूरे शहर में है, लेकिन सबसे ज्यादा जो घेराव होता है वो नोएडा ऑफिस का होता है। तो नोएडा ऑफिस का सबसे ज्यादा हल्ला बोल किसके किया जा रहा है, निवेशकों के ओर से? तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, हम मानते हैं कि सहारा प्रबंधन तंत्र के 3 बड़े जगह, जिससे सहारा को सीधे इफेक्ट पड़ सकता है और सरकार को सीधे इफेक्ट पड़ सकता है। सरकार पे ध्यान जा सकता है और सहारा प्रबंधन तंत्र को झुकना पड़ सकता है। उसमें पहला स्थान अगर कहीं आता है तो लखनऊ का सहारा शहर यानी सहारा भवन। जी। उसके बाद अगर कोई महत्वपूर्ण जगह आती है तो वो है आपका नोएडा सेक्टर का टेरिटरी हाउस, यानी जो मीडिया हाउस है जहाँ पे उनके पूरे प्रबंधन तंत्र के लोग बैठते हैं, यानी नोएडा का वो कार्यालय। तीसरा हम इसको मानते हैं कि जहाँ उनका उद्गम स्थल है, जहाँ
वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहते हैं। उनका कार्य क्षेत्र है, कर्मभूमि है, और वहीं सुब्रत राय का उद्गम स्थल है गोरखपुर। इन 3 केंद्र बिंदु हैं जिनको हम सीधे तौर पे सिस्टम में लाके या उनसे अपनी बात रखने के लिए हमको वहां पे अपनी भीड़ की तंत्र को दिखाना ही होगा और लोगों को निकल के लाना ही होगा। और एक बड़ी तादाद और बड़ी रणनीति उस पे बनी हुई है कि हम इन सभी जगहों पे जहां हम प्रमुख रूप से बात कर रहे हैं, इन सभी जगहों पे एक पूरी तैयारी बनाए हैं कि सबसे पहले उसका केंद्र बिंदु हम नोएडा को रखेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो हम सबसे पहला केंद्र बिंदु नोएडा को रखने वाले हैं और उसमें संसार सिंह उसका नेतृत्व लीड करते हैं। संसारपुर बागपत क्षेत्र से आते हैं, पश्चिम का क्षेत्र है और जाटों का एक बहुत बड़ा इलाका है। और जाटों ने जब मन बनाया है तो आपने इतिहास के रूप में देखा है कि चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, या आने वाला फिर आपका सहारा पीड़ितों का आंदोलन होने वाला है। हम सब लोगों ने एक पूरी तैयारी ग्राउंड लेवल पे कर रखी है। ग्राउंड लेवल पे उनके गांव में जा रहे हैं और गांव से वो ट्रॉलियां भर के ले आए, ट्रॉलियां भरेंगे, उनके लोगों को लाएंगे, खाने पीने रहने सोने। जिस तरह से एक समय किसानों ने एक बॉर्डर पे खड़ा होके वहीं अपना जत्था जमा दिया था, उसी जी। तरह हम पहला प्रयास करने जा रहे हैं कि ठीक है, हम अभी सारे लोग अभी अल्टीमेटम आपने बोला कि आप केंद्र सरकार जो है टारगेट कर रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे यही है कि सहारा के साथ-साथ आप जो दूसरी सरकारें हैं, दूसरी जो पार्टियां हैं, उनको भी आप घेर रहे हैं, तो इसके पीछे की रणनीति क्या है? दूसरी सरकारों को लाइन में लेना, इसका क्या मकसद है आपका? देखिए, हम पहले सुब्रत राय से पैसे की मांग कर रहे थे, अब सुब्रत राय से पैसे की कोई मांग नहीं कर रहे। हम पहले सुब्रत राय से कह रहे थे कि वास्तव में हो सकता है उनके समझ में आ जाए, गरीबों की पीड़ा और कार्यकर्ताओं का दर्द समझ में आ जाए और वो सही रास्ते पे या उनकी जो परेशानियां वो हमको बता दें, हम सब लोग मिलकर साथ काम करके देश के निवेशकों में जो भी पैसा फंसा हुआ उसका कारक ढूंढ रहे थे। और उसमें हमको जो लगा कि सुब्रत राय और उनकी प्रबंधन टीम कूटरचित साजिश करके पैसा हड़पना चाह रही है। तो ये तो तय हो गया है कि सुब्रत राय और उनका प्रबंधन टीम जो हम निवेशकों का पैसा और कार्यकर्ताओं का पैसा देना ही नहीं चाहती, लेकिन उसको संरक्षण कौन दे रहा है, उनको लाइसेंस कौन दिया है? तो हम लोगों ने ये पूरी तरह से मान लिया है कि यह बात सुब्रत राय से ना कहते हुए भारत की सरकार जो सत्ता में है, जिसने उनको लाइसेंस जारी किया है, उनसे दबाव बनाया जाए, उनसे इस बात को कहा जाए कि सत्ता में रहना हो तो देश के निवेशकों का पैसा वापस करिए, पैसा रहे। भाई, आप हमसे वोट लेने आते हैं, हमारी मदद नहीं करेंगे, आपके बीच में कोई भ्रष्टाचारी बैठा हो, आप उसको खुला संरक्षण दे देंगे। इस तरह लूटता हुआ हजारों लोगों ने आत्महत्याएं कर ली है, आप उसको खुला संरक्षण देंगे, कानून की क्या धज्जियां अब उड़ाएंगे। तक आपको प्रशासन की ओर से कोई भी मदद मिल पाई है? जिस तरीके से आप लगातार देखिए, आंदोलन करते जा रहे हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो हम लोगों ने जो आंदोलन के दौरान लाखों पत्र देश के विभिन्न सरकारी मशीनरी में भेजा, जी। जिसमें सीआरसी सहित देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारत की सरकार में एक-एक मंत्री और विधायक और सांसद और उसके बाद जो कानून में बैठे बड़े उच्च पदों पे लोग हैं, उनके पास भी पत्राचार किया इस विषय को लेके। और अभी-अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने 15 तारीख का जो कार्यक्रम हुआ था, 15 और 9 तारीख को हमने देश भर के सांसदों को पत्र लिखा और कि आप जाइए और लोकसभा में हमारी बात और उठाइए और हमको ये वहाँ के जो संबंधित विभाग हैं, उस विभाग के मंत्री माननीय अमित शाह जी, उनके ऊपर दबाव बनाइए कि देश के निवेशकों का पैसा वापस कराएं। इसके क्रम में सदन में भी आपने देखा कि आवाज उठ चुकी है, बोल रहे हैं लोग, लेकिन उनकी भाषा मुझे थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रही, थोड़ी आ रही है, क्योंकि ये बात तो डर गए हैं, ये बात तो समझ रहे हैं कि अब जनता जाग चुकी है, यानी अब जनता की थोड़ी बात तो बोलनी ही पड़ेगी। लेकिन अभी भी उनके सांसद, चाहे वो विधायक, मैंने बिहार में देखा, बिहार में मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि निवेशकों का पैसा वापस मिलेगा, एक-एक पाई के लिए कानून बनेगा, लेकिन वो ये भी कहते आ रहे थे कि हम सभी लोगों को सेबी का उनका भी पक्ष सुनना चाहिए, यानी इनकी जो चमड़ी है वो मोटी हो गई है, काफी रुपया उन लोगों ने पाया है उनसे। ये चमड़ी है, जो मंत्री हैं, सांसद हैं, इनकी चमड़ियां पैसे से मोटी हो गई है। वो गरीब के वोटों से उनका कोई लेना देना नहीं है, गरीब के रोने से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये वोट का हथियार एक दिन काम आएगा और इसी के लिए हम लोग निकल रहे हैं। तो अभी आपने अगर प्रशासन की ही बात करें तो अभी पीछे जो है सुब्रत राय को पकड़ने बिहार पुलिस जो है उनके निवास स्थान पर पहुंची थी, यानी कि लखनऊ पहुंची थी, जब कहा जा रहा था कि उनके जो निवास स्थान है छावनी में तब्दील हो गया था, लेकिन छावनी में तब्दील होने के बाद भी जो है सुब्रत राय पकड़े नहीं गए, तो क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? देखिए, ये तो कानून का सीधा मजाक है। इस देश में कानून नाम की कोई चीज रही नहीं। कानून का मजाक
एक अमीर उड़ाता है तो उसके लिए हाईटेक खबर बन जाती है और हाईटेक हो जाता है। लेकिन अगर कानून की कहीं से कोई थोड़ी सी गलती करता है कोई गरीब परिवार का आदमी, तो उसको रात को 2 बजे उठा लिया जाता है। ये कानून का दोहरा चरित्र जो देख रहे हैं, इससे लोगों का संविधान के ऊपर से, प्रशासन के ऊपर से, सिस्टम के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। और ऐसे ही लोग पान सिंह तोमर नहीं हो जाते हैं। जी। ऐसे ही लोग कहीं बहुत बड़े अपराधी और बहुत बड़े गुंडे नहीं हो जाते हैं। उनको न्याय नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग आदिवासी इलाकों में हथियार उठा लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ये कानून का सिस्टम जो 2 तरीके से, 2 तरफे तरीके से बनता है ना, ये सिस्टम को मजाक बना के रख दिया है। सुब्रत राय किस कानून की बात कर रही हैं आप? किस कानून की बात कर रही हैं? वो कानून जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशन क्रम में दिल्ली पुलिस के प्रशासन के लोगों की एक पूरी टीम उनके पास पड़ी हुई है। उनकी मॉनिटरिंग कर रही है कि वो देश छोड़ के ना चले जाए, और उनके साथ पुलिस का जमवाड़ा लगा रहता है, उसी पुलिस को खोजने जाती है। उनका खुफिया जी। तंत्र नहीं मिल पा रहा उनको। उनके पास सारी जानकारियां होने के बाद भी वो सिर्फ दिखावा करने के लिए जाते हैं, क्योंकि संबंधित हाई कोर्ट और संबंधित लोअर कोर्ट का एक आदेश एनबीडब्ल्यू का हो गया था। कहीं जनता के बीच में ये संदेश देने जाते हैं कि हमारा संवैधानिक दायरे में हमारा बात है, लेकिन वो करना कुछ नहीं चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते। कहीं चलिए ऐसा तो अभय नहीं जी, है? पुलिस प्रशासन को तो सुब्रत राय नहीं मिल पाए, इतनी बड़ी पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद भी जो इतनी बिहार की जो पूरी पुलिस थी वहां उनके लखनऊ निवास स्थान पर पहुंची थी, उसके बाद भी जो है सुब्रत राय उनको नहीं मिले। लेकिन क्या आपके पास कोई सही जानकारी है कि सुब्रत राय इस वक्त कहाँ पर हैं? और देखिए, मुझे सही जानकारी की बात कहें तो मुझे भारत की सरकार और सहित उत्तर प्रदेश की सरकार मौका दे और खुली छूट दे, मैं 24 घंटे के अंदर सुब्रत राय को कोर्ट के सामने या प्रशासन के सामने या जनता के सामने रखूं। जी। कहाँ है सुब्रत राय, कैसे है सुब्रत राय, किस तरह से सुब्रत राय है, और उनकी पूरी प्रबंधन टीम को अगर उत्तर प्रदेश की सरकार 24 घंटे के लिए हम लोगों को छोड़ दे, 24 की आप किसी भी तरीके से सुब्रत राय को सामने ले आइए, आप नहीं खोज पा रहे हैं तो हमारी पूरी टीम 24 घंटे के अंदर ही सुब्रत राय को खोज के उनके हवाले कर दे। हमने किया है, हमने दिखाया है कि जब बस्ती का आरएम को खोजे पुलिस प्रशासन नहीं पा रही थी, तो बस्ती आरएम को हम लोगों ने पुलिस को सौंपा था। ये अलग की बात है कि बस्ती की पुलिस ने संवैधानिक मर्यादा को तार-तार कर दिया, और जिस अपराधी को जेल के सजा के अंदर डालना चाहिए, जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए था, उसको 11:30 बजे उससे तहरीर लेती है और मुकदमा हमारे खिलाफ ही दर्ज कर। जिस तरीके से सुब्रत राय 2006 से पैरोल पर बाहर है, तो मैं उनसे यही सवाल करना चाहूंगी कि इतनी लंबी पैरोल किसको दी जाती है? और देखिए, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों की गिनती शायद ही हिंदुस्तान में किसी के पास हो, कोई नहीं है। सुब्रत राय को पैरोल मिलना हिंदुस्तान में किसी भी बड़े से बड़े अपराधी को 1 महीने 15 दिन, या फिर जघन्य अपराध करने वाले लोगों पे, और जघन्य क्रिटिकल पोजीशन होने वाले लोग उनके परिवार के में भी 1 महीने से मैक्सिमम 2 महीने नहीं देखा है हिंदुस्तान में। लेकिन सुब्रत राय 7 से 8 साल पे पैरोल पे है, तो इससे तो हम क्या बताएं, हम किसको कहें? माननीय सुप्रीम कोर्ट पे बात करना सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होगी। और मैं लेकिन प्रश्न चिन्ह तो माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भी लगता है ना भाई। क्या करेंगे? देश की जुडिशरी में बैठे लोग भी यह बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उस व्यक्ति को पैरोल पे रख के साबित क्या करना चाहते हैं? कि हिंदुस्तान में कानून और कानून व्यवस्था को मानने वाले लोग अपना विचारधाराएं बदल दें। भगवान जाने वो क्या सोच के बैठे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब हिंदुस्तान के एक एक लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछते नजर आएंगे कि हम आपकी बात को माने या ना माने, हम आपकी गरिमा रखें कि ना रखें, हम आपके प्रति उत्तरदायी हो या ना हो। ये बात एक दिन ऐसे ही रहा तो उचित समय पे, उचित प्लेटफॉर्म पे ये दिखने लगेगा। जी। चलिए अभय जी, अब आपने जिस तरीके से 17-18 को जो मीटिंग की है उसके बाद आपने आगे की रणनीति भी बनाई होगी, तो मैं आपसे थोड़ा उस रणनीति के बारे में जानना चाहूंगी। जी, देखिए, हम लोगों ने वहां रणनीति जो बनाई है, वो हम लोगों ने 1 मार्च तक, सॉरी, फरवरी के बीच, फरवरी लास्ट तक हम सरकार को 2023 तक, 2024 को खोज रही है। सरकारें 2024 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके एक कदम आगे हम लोग 2023 की तैयारी। हम 2023 तक एक-एक घरों पे जाएंगे और एक-एक सिस्टम को क्रिएशन कर लेंगे, और सिर्फ एक एजेंडा होगा कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो वर्तमान की सरकार को सदन में नहीं बैठने देंगे, सत्ता का हस्तांतरित हो जाएगी। ये उनके ऊपर पड़ती है कि वो जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करते हैं। इसके क्रम में हम सारी लोगों ने अपने अपने प्रदेशों पे अपने प्रदेश अध्यक्षों को भेजा है कि पहले वो ग्राउंड लेवल की मीटिंगें जिन भी संगठन को लोगों ने बना लिया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो,
आसाम हो या 16 राज्य के लोग हैं, उसके बाकी बचे राज्यों को हम लोग अपनी चैन बना के गठन कर रहे हैं। 23 राज्यों को हम लोग उस समय तक पूरा कर ले जाएंगे। और इसी बीच में हम सभी लोग बिहार में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में हम सभी साथियों ने जिला की कमेटियों की एक पूरी प्रदेश कमेटी के साथ बैठक की तैयारी हो गई है। और उसके बाद हम हर 5 सेक्टरों जो हमारा 4 जोन का सेक्टर है, उस पे एक संवैधानिक रूप से एक बड़ी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, उस पे बैठेंगे। उसके बाद हम सभी लोग फरवरी तक अपने अपने साथियों के साथ एक दिन का जिला मुख्यालय पे परमिशन लेके हम प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। और उसी के दौरान हम ये बात कहेंगे कि हम सभी साथियों की अगर बातें नहीं मानी गई तो हम सभी लोग देश में जितनी जेलें हैं उस जेलों को जेल भरो आंदोलन में तब्दील कर देंगे। चलिए, वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं सोएंगे, जाएंगे नहीं जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। अभय जी, जिस तरीके से आपने अभी हमें अपनी रणनीति के बारे में बताया, तो चलिए रणनीति की बात तो ठीक है, लेकिन ये रणनीति कामयाब करने के लिए सबसे पहले क्या आपके जो बाकी के जो निवेशक है आपके संगठन को छोड़ के, क्योंकि आपका संगठन जो है वो तो लगातार प्रयास कर ही रहा है, लेकिन जो बाकी के निवेशक है एकजुट होकर नहीं लड़ रहे हैं, क्या इस लड़ाई को लड़ने के लिए पहले सबसे पहले जो ये निवेशक है एकजुट नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है इसको लेकर? देखिए, हमने कई बार आपके मंच से भी कहा है और भी लोगों के मंच से कहा है, कई बार कहा है कि यह लड़ाई हमारा व्यक्तिगत नहीं, हम कुछ नहीं। इस देश के 23 करोड़ लोगों 13 करोड़ लोगों को और 12 लाख कार्यकर्ताओं का जो सहारा से पीड़ित संबंधित है, उनकी लड़ाई। और मैं उनसे भी कहता हूं, जो विभिन्न संगठन बनाए हुए लोग हैं, जो अपनी अपने लोगों के माध्यम से आंदोलन की कड़ी को धार दे रहे हैं जी, जी। या फिर आंदोलन में उनका सहयोग हो रहा है, उन सभी लोगों को एक मंच पे आने का आह्वान भी करते हैं। बार-बार इस बात को कहा कि ये बिना राग द्वेष पे कंट्रोवर्सी कहिए, आप सभी लोगों को मछली की आंख दिखाई देनी चाहिए, भुगतान दिखाई देना चाहिए, सुब्रत राय दिखाई देना चाहिए, सरकार दिखाई देना चाहिए, जिससे देश के निवेशकों में ये विश्वास पैदा हो सके कि आप उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हो। हमको किसी भी तरीके से कंट्रोवर्सी में पैदा बात नहीं करनी चाहिए। या फिर हम जो लड़ रहे हैं, हमारी एकता तब होगी, हमारी ताकत तब होगी जब हम सब लोग एक मंच पे खड़े होके दिखाई दे कि हम सब लोग एक साथ खड़े होके सरकार जी, को भी मानने पे बाध्य कर दे और सुब्रत राय को भी ये लग जाए कि ये सब एक मुद्दे पे एक हैं। इनकी भाषा, इनका कल्चर, इनका सिस्टम, इनकी बोली अलग-अलग हो सकती है, लेकिन विजन और लक्ष्य सिर्फ एक है कि देश भर के सहारा पीड़ित निवेशकों का भुगतान और कार्यकर्ताओं का सम्मान। इसके जी। साथ कोई भी व्यक्ति समझौता ना करे तो ही ठीक है। जी, बिल्कुल अभय जी, मैं आपसे यही कहना चाहती थी ठीक है, जितनी बड़ी ये लड़ाई है उसके लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा और ज़ाहिर-सी बात है आप एकजुट होकर लड़ेंगे तो ये जो लड़ाई है आपके लिए आसान हो जाएगी। तो जी, अभय जी जी, बहुत-बहुत मैंने शुक्रिया हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हमें समय की कमी होते हुए ये अपनी वार्तालाप यहीं समाप्त करनी होगी। हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ अपनी अगले की रिपोर्ट में। तो ये थे हमारे साथ अभयदेव शुक्ला जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, हमारे साथ आज आप जुड़े और हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो अब हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ अगली रिपोर्ट में। बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।